सिद्धि को लग रहा था कि विनायक उसे गुस्से में देख रहा है, लेकिन उसे ये सच नहीं लग रहा था। लेकिन विनायक सच में सिद्धि को गुस्से में देख रहा था, जैसे उसे आंखों से ही खा जाएगा। सिद्धि ने विनायक का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। सिद्धि का आना जाना तो इस घर में पहले से ही था, लेकिन उसने कभी विनायक को गुस्से में नहीं देखा था। एक सेकंड के लिए सिद्धि को लगा जैसे विनायक ठीक ठाक है, वो पागल नहीं है। काश ये सच होता, लेकिन विनायक पागल ही था। विनायक ने गुस्से में सिद्धि को देखकर कहा, मेरे कमरे में क्या कर रही हो? सिद्धि ने हैरानी से विनायक को देखा। विनायक ने एक बार फिर से गुस्से में कहा, कुछ पूछ रहा हूं, मेरे कमरे में क्या कर रही हो? सिद्धि इस बार बुरी तरीके से डर गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विनायक पागल है कि ठीक। सिद्धि अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विनायक ने सिद्धि पर पूरी तरीके से अपनी पकड़ कसी हुई थी। सिद्धि अपना हाथ जोर से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विनायक, उसकी आंखें तो गुस्से में लाल थीं। उसने हाथ नहीं छोड़ा और आखिरकार सिद्धि ने अपनी पूरी जान लगाकर झटका मारा और विनायक ने सिद्धि का हाथ छोड़ दिया और इसी के साथ सिद्धि धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। विनायक खड़ा हुआ और फिर से सिद्धि की ओर गुस्से में एक कदम बढ़ा। सिद्धि जमीन पर बैठी हुई पीछे पीछे खिसकने लगी। सिद्धि का दिल तो जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। इतने में विनायक सिद्धि के करीब आ गया और पंजों के बल बैठ गया। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और सिद्धि को गुस्से में देखकर बोला, मेरे आसपास भी मत भटकना, वरना पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। इतना कहकर विनायक को एकदम से इतना गुस्सा आया कि उसने वहीं रखी हुई चेयर उठाई और उसे धड़ाम से जमीन पर दे मारा। सिद्धि की तो सांसें रुक गईं। विनायक अब भी नहीं रुका। उसने वहीं रखी अपनी एक टॉय ट्रेन उठाई और उसे भी जमीन पर धड़ाम से दे मारा। और ऐसे ही करके विनायक ने पूरे कमरे में तोड़ फोड़ मचा दी। सिद्धि को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर भी उसने विनायक को रोकने की कोशिश की और उसके बाजू पकड़कर बोली, विनायक शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है, शांत हो जाओ। लेकिन विनायक शांत नहीं हुआ, बल्कि उसने सिद्धि को धक्का दे दिया। सिद्धि जमीन पर धड़ाम से गिरी और वहीं रखा एक शोपीस उसके माथे पर जा लगा और उसे खून आने लगा। लेकिन सिद्धि को फिलहाल अपने खून की परवाह नहीं थी। वो कुछ भी करके विनायक को रोकना चाहती थी, लेकिन विनायक तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ ही सेकंड में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया था। सिद्धि फिर से बोली, विनायक शांत हो जाओ। लेकिन विनायक शांत नहीं हुआ, हर चीज को उठा उठा कर फेंक रहा था। तभी अंदर शांता और विक्रांत आए। विक्रांत के एक हाथ में एक इंजेक्शन था। उसने विनायक को देखा और गुस्से में बोला, विनायक। विनायक विक्रांत को देखकर शांत हो गया, एकदम शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस नजारे को देखकर सिद्धि भी हैरान थी। अगले ही पल विक्रांत ने गुस्से में कहा, चेयर पर बैठो। विनायक चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ गया, लेकिन वो विक्रांत से डर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तो विनायक को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो गुस्से में किसी का खून कर देगा, और अब विक्रांत को देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया और वो ऐसा हो गया जैसे भीगी बिल्ली हो। विक्रांत ने देखते ही देखते विनायक की बाजू में इंजेक्शन लगा दिया और फिर इंजेक्शन को डस्टबिन में फेंका। फिर विनायक की बाजू पकड़कर बेड की तरफ धकेलते हुए बोला, अब चुपचाप जाकर सो जाओ। रोज नाटक करने की जरूरत नहीं है, वरना जानते हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। विनायक कुछ नहीं बोला, चुपचाप बेड पर सिकुड़ कर बैठ गया। शांता ने सिद्धि की ओर देखकर कहा, क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? हाँ, क्या किया तुमने विनायक के साथ जो ये इतना गुस्से में आ गया? सिद्धि बोली, माँ जी मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कहती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। विक्रांत ने अगले ही पल सिद्धि के चेहरे को अपने एक हाथ में पकड़ते हुए जोर से दीवार से सटा दिया, जिस वजह से सिद्धि के सिर में चोट लग गई। लेकिन विक्रांत को असर नहीं हुआ। उसने सिद्धि की आंखों में देखकर गुस्से में कहा, मालकिन नहीं हो इस घर की, विनायक की केयरटेकर हो, अपनी औकात मत भूलना, समझ गई? और आज के बाद
विनायक ने दोबारा ऐसा किया तो इस बार इंजेक्शन विनायक को नहीं, तुम्हें लगाऊंगा। और जानती हो कौन सा इंजेक्शन लगाऊंगा? सिद्धि कुछ नहीं बोली, घबराहट में बस विक्रांत को देखती रही। विक्रांत ने अगले ही पल सिद्धि को छोड़ दिया और फिर अपनी माँ की ओर देखकर बोला, चलो माँ, पापा को एयरपोर्ट से लेकर आना है। दोनों माँ बेटा वहां से चले गए। उनके जाते ही सिद्धि फिर से जमीन पर बैठ गई। पिछले कुछ घंटे में उसने कितना कुछ देख लिया था। पिछले कुछ घंटों में वो शांता और विक्रांत से कितनी बातें सुन चुकी थी। सिद्धि उठी, उसने अपने आंसू पोंछे, क्योंकि वो समझ गई थी लड़ाई बहुत लंबी है और वो हार नहीं मान सकती। सिद्धि सबसे पहले मिरर के सामने गई। उसने खुद को देखा और माथे से खून निकल रहा था। सिद्धि ने कॉटन लेकर अपना खून साफ किया, फिर पलटकर विनायक को देखा। विनायक चुपचाप लेटा हुआ था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी, लेकिन उसकी बॉडी कांप रही थी। सिद्धि धीरे धीरे विनायक के पास गई और उसके पास बेड पर बैठ गई। और तभी अचानक से विनायक ने अपना सिर सिद्धि की गोद में रख दिया और अपने हाथ सिद्धि की कमर पर लपेट दिए और डरते डरते बोला, मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। विक्रांत भाई से बोलो ना, मुझे इंजेक्शन ना दे, मुझे डर लगता है, मुझे दर्द होता है, मुझे सिर में दर्द होता है। बोलोगी ना सिद्धि? तो माँ बोलोगी ना? सिद्धि की आंखों में तो पहले ही पानी था। विनायक की बात सुनकर उसका दर्द और बढ़ गया। उसने विनायक के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, मैं विक्रांत से कह दूंगी, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, अब सो जाओ। सिद्धि विनायक के बालों में हाथ फेरती रही, लेकिन विनायक का कांपना कम नहीं हुआ। सिद्धि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर उसे बूढ़ी नौकरानी की बात याद आई। विनायक को तुम्हारी जरूरत है, तुम नहीं जानती शांता और विक्रांत ने इस घर में उसके साथ क्या क्या किया है। वो मन ही मन डिसाइड कर चुकी थी कि वो सच की तह तक जाएगी। आखिर कौन सा इंजेक्शन विनायक को दिया जाता है? विक्रांत और शांता को विनायक से क्या चाहिए? वो इस घर की एक एक गुत्थी को सुलझा कर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सोचते सोचते सिद्धि की भी आंखें भारी होने लगी। उसके हाथ अब भी विनायक के बालों में थे। सिद्धि ने अपनी कमर बेड पर टिकाई और देखते ही देखते वो भी सो गई। दूसरी तरफ बबीता जब कमरे में आई तो उसकी नजर वैदेही पर ही टिक गई। वैदेही ने एक सिंपल सा नाइट सूट पहना हुआ था, जो बबीता ही उसे देकर गई थी। बबीता बोली, चलो सर तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। वैदेही अब थोड़ा सा घबरा गई। वो बोली, आंटी, कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे उस आदमी से, मेरा मतलब है उस 24 साल के लड़के से नहीं मिलना। बबीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने वैदेही की कलाई पकड़ी और उसे खींचती हुई बाहर की तरफ ले जाती हुई बोली, देखो, तुम्हें मिस्टर सूर्यवंशी से तो मिलना ही पड़ेगा, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो वैदेही को लेकर बाहर आ गई। बाहर एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल लगी हुई थी, जिस पर वो लड़का यानी मिस्टर सूर्यवंशी अकेला बैठा हुआ था। अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। वैदेही की नजर उस लड़के पर ही टिक गई। इसमें दो राय नहीं था कि वो लड़का बहुत हैंडसम था। उसकी ताकत तो वैदेही 2 घंटे पहले ही देख चुकी थी, जब उस लड़के ने अकेले ही 3-4 गुंडों को पीट दिया था। कहीं ना कहीं वैदेही उस लड़के से इम्प्रेस हो रही थी। उसने फिर धीरे से बबीता आंटी के कान में पूछा, नाम क्या है मिस्टर सूर्यवंशी का? बबीता कुछ कहती उससे पहले ही उस लड़के ने आंख उठाकर वैदेही को देखा और बोला, शाश्वत सूर्यवंशी नाम है मेरा। अब बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। वैदेही के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे खुद पर शर्मिंदगी हो रही थी। वहीं बबीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वैदेही जैसे तैसे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, लेकिन वो शाश्वत से दूरी बनाकर बैठी थी। शाश्वत ने इस बार अपना मोबाइल एक तरफ रखा और वैदेही की तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, चुपचाप आकर यहाँ बैठो। वैदेही ने एक नजर बबीता को देखा और बबीता ने भी इशारों में वहीं बैठने का इशारा किया।
वैदेही खड़ी हुई और जाकर शाश्वत के पास बैठ गई। शाश्वत बोला, तो मिस वैदेही, आप अपनी शादी से भाग कर आई हैं? ये सुनते ही वैदेही भी हैरानी से बोली, आपको कैसे पता मेरा नाम वैदेही है? शाश्वत ने इस बार अपनी आंखें छोटी की और दांत पीसते हुए कहा, तुम इतनी मासूम हो जब मेरे सामने बनने की कोशिश कर रही हो। वैदेही थोड़ा सा डर कर बोली, ये मेरे सवाल का जवाब थोड़ा ही है। शाश्वत बोला, मतलब तुम मासूम हो। वैदेही बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शाश्वत ने कहा, मासूम हो लेकिन बुद्धिहीन हो। वैदेही ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, बुद्धिहीन मतलब? शाश्वत का तो मन कर रहा था अपना सिर फोड़ ले, लेकिन क्या करता, फोड़ नहीं सकता था। वहीं बबीता आंटी को तो थोड़ी सी हंसी आ रही थी। अब जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। शाश्वत ने कहा, बुद्धिहीन मतलब जिसके अंदर दिमाग न हो। वैदेही को गुस्सा आ गया। वो खड़ी होकर बोली, देखिए मिस्टर शाश्वत सूर्यवंशी, दिमाग है मेरे अंदर, इंटेलिजेंट लड़की हूं मैं। शाश्वत ने अगले ही पल वैदेही की कलाई पकड़ी और वैदेही के रोंगटे खड़े हो गए। शाश्वत ने वैदेही को बैठाकर उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे बकवास पसंद नहीं है, और ये जो तुम जरूरत से ज्यादा मासूम बनने की कोशिश कर रही हो ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम यहाँ मेरे घर में बैठी हो, मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो घर का दरवाजा खुला हुआ है, जा सकती हो। वैदेही ने एक नजर शाश्वत को देखा और एक बार घर के दरवाजे को। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। सिद्धि के कहने से वो मंडप से भागकर तो आ गई थी, लेकिन जाएगी कहाँ, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। जो पैसे सिद्धि ने उसे दिए थे वो पैसे तो कहीं रास्ते में गिर गए थे। कुछ सोचकर वैदेही ने सिर झुकाकर कहा, सर आप जो कहेंगे वो कर लूंगी। शाश्वत ने वैदेही की कलाई छोड़ दी, फिर बोला, अपनी शादी से भागकर क्यों आई? वैदेही ने बिना सिर उठाए कहा, ये मेरा पर्सनल मामला है। शाश्वत ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाते हुए बोला, ओह, मेरे घर में रहोगी तो बताना पड़ेगा, अपनी शादी से भागकर क्यों आई? बताओ, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। वो सच में अपने आप बुलवा लेगी। शाश्वत के चिल्लाने से वैदेही डर गई। उसने नम आंखों से शाश्वत की ओर देखा, लेकिन शाश्वत को उसकी आंखों से कोई असर नहीं हो रहा था। वैदेही धीरे से बोली, वो मुझे लड़का पसंद नहीं था। शाश्वत ने गर्दन टेढ़ी करके कहा, कौन था वो लड़का? वैदेही अब कुछ नहीं बोली। शाश्वत ने भी अब बात को खींचना ठीक नहीं समझा। फिर बबीता की ओर देखकर कहा, खाना खिलाओ इसे। शाश्वत के डांटने से वैदेही को बुरा लग रहा था, इसीलिए वो धीरे से बोली, भूख नहीं है मुझे। शाश्वत ने वैदेही की ठोड़ी पर अपनी एक उंगली रखी और उसका चेहरा ऊपर करते हुए उसकी नम आंखों में देखते हुए बोला, ये ड्रामे नहीं चलेंगे यहाँ, चुपचाप खाना खाओ और अपने कमरे में जाओ, और अगर खाना नहीं खाना तो अभी के अभी घर से बाहर जा सकती हो। घर है मेरा, धर्मशाला नहीं कि शादी से भागी हुई लड़की को अपने घर में पनाह दे दूं। वैदेही को तो गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में शाश्वत को देख रही थी। शाश्वत ने इस पर एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या बात है, तुम्हें तो गुस्सा भी आता है? मत करो गुस्सा, गाल लाल हो गए तुम्हारे। कौन है शाश्वत सूर्यवंशी? विनायक का बिहेवियर अचानक से क्यों बदल गया? विक्रांत ने विनायक को इंजेक्शन क्यों दिया? जानने के लिए सुनते रहिए पिया बाफरी, सिर्फ FM अड्डा पर।